अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम। बात कारोबार की मैं खुशामदीद, मैं हूँ होस्ट नताशा हसीब। नाज़रीन, आज की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो ट्रेंड रहा वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहा। ईद के बाद मार्केट का जब फर्स्ट डे था, हम देख रहे थे 70,000 से अबव मार्केट में वैसे ही एक पोटेंशियल दिखाई देता है और उसके बावजूद एक पॉजिटिविटी देखी गई। साथ साथ इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहा है। वो बाइंग जो एक इंटरेस्ट है, यानी कि जो एक दिलचस्पी है, वो डेली बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इन्वेस्टर्स की जानिब से। तो एक अच्छा ट्रेंड देखा जा रहा है, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमिक नंबर्स स्ट्रांग होते हैं तो ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें अलाइन, तमाम चीज़ें ऑन ट्रैक आते हुए दिखाई देती हैं। और अगर इकोनॉमिक थोड़ा सा एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करें तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ ऐसे बायलैटरल रिलेशन है जो अब वर्कआउट कर रहे हैं। साथ साथ हमारे पास जो एक हम कह सकते हैं ना बैगेज था, वो बैगेज कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जो इश्यूज़ थे जो जिनको टैकल करना ज़रूरी था, वो काफ़ी हद तक उनके सोल्यूशंस की बात की जा रही है। अगर हम एफबीआर के हवाले से ही बात करें तो अब जो हम कह सकते हैं फाइलर नहीं थे या जो डिफ़ॉल्ट कर गए थे, उनके हवाले से अब थोड़े से अब एक्शंस की तरफ देखा जा रहा है कि 500,000 सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी अगर वो टैक्स फाइल नहीं करेंगे, या टैक्स जो नान दहिंदा हैं उनको टैक्स देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अब फाइनली बात हो रही है। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे सऊदी पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप, और साथ साथ जो डेलीगेशन आ रहा है सऊदी अरब से पाकिस्तान, उसमें जो एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब मज़ीद इन्वेस्टमेंट होगी, मज़ीद एक अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप होंगे और मज़ीद बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान एंड सऊदी अरब रिलेशनशिप के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेंड के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि 70,000 ऑलरेडी हो चुका है, तो आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है सईद शफीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं केसीसीआई के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। अफरोज़ मर्चेंट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप हमारे पास गेस्ट हैं, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, साथ साथ आपकी एक्सपर्टीज़ जो है फोरकास्ट वो बहुत ज़्यादा एक ट्रुथफुल होती हैं, तो उनको भी खुशामदीद अफरोज़ साहब। थैंक यू। मैं सईद साहब से पूछूंगी, सईद साहब, एक पाकिस्तान सऊदी अरब रिलेशनशिप हमेशा से स्ट्रॉन्ग है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हमारी एक स्ट्रिंग्स अटैच हैं, और इन अ सेंस अगर बिजनेसेस की बात करें तो जब भी कोई हार्ड टाइम आते हैं तो हमारे पास जो हमारे दोस्त मालिक हैं उनमें सबसे पहले सऊदी अरब भी खड़ा होता है हमारे साथ। कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीज़ों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में पाकिस्तान का सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम का भी एक इमोशनल एफिलिएशन है एग्जैक्टली, जब पाकिस्तान की बात करते हैं पूरी कौम भी आ जाती है तो सऊदी अरब के साथ, और ये वो वाहिद मुल्क है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सबसे बड़ी तादाद जो है वो सऊदी अरब में मुकीम है। और हमने देखा है कि हमेशा हर मुश्किल वक्त में, ख़ास तौर पे जब माशी मामला आता है या माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो हमेशा फ्रंट लाइन पर हमें या फ्रंट फुट पर हमें सऊदी अरब ही नज़र आया और इसने हमें हेल्प आउट किया। जो इस वक्त सूरत हाल है सी पैक के हवाले से अगर हम देखें तो उस वक्त हमें रिफाइनरी की आवाज़ आई कि सऊदी अरब यहाँ एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और ऑयल रिफाइनरी जो है वो गवादर में जो है वो चाहता है कि वहाँ लगे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और दूसरा देखें, मैं अब जो वक्त के हिसाब से सिनेरियोज़ और हालात जो है वो चेंज होते रहते हैं। गल्फ़ की जो सिचुएशन है इस वक्त, इसराइल की और ईरान की जो एक चपकलिश चल रही है, और जो गज़ा की सिचुएशन है, कंडीशन है, पता नहीं खुदा जाने कब तक चलेगी और ये मामला ख़त्म होगा कि नहीं होगा। तो आप ये देखें, अमूमन जो जिन लोगों के पास जो इस तरह के मामलात होते हैं, तो वो फिर अपनी अब ख़ुद इन चीज़ों से जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके ज़्यादा इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो वो अपनी अपनी सेविंग्स को, अपनी वेल्थ को जो है वो आसपास की कंट्रीज़ में जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं वहाँ इन्वेस्ट करने की सोचते हैं और जाते हैं वहाँ पे। तो इन्होंने इससे पहले भी एग्रीकल्चर सेक्टर में और लाइव स्टॉक्स में और ऑयल रिफाइनरी में अपना इंटरेस्ट शो किया। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ इस हवाले से कि इसमें बलूचिस्तान के हवाले से इसमें बड़ा पोटेंशियल है लाइव स्टॉक का भी। ऑलरेडी वो आ रहे और हैं, वक्त की मुलाकात जी एपेक्स बॉडी जी से जी भी होगी, जी एसआईएफसी बिल्कुल के, तो बिल्कुल ये बिल्कुल तमाम चीज़ें पाइपलाइन में बिल्कुल हैं। बिल्कुल पाइपलाइन में है, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि इस हवाले से यकीनन पेशरफ भी होगी। और जो एग्रीकल्चर हमारा जो एक ओल्ड ट्रेडिशन चला आ रहा है उसमें भी यकीनन जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, और हमारा जो ईल्ड बहुत मुतासर कुन तो नहीं है, बहुत फरसूदा निज़ाम के तहत जो चल रहा है, तो पैदावारी लागत भी हमारी ज़्यादा है और हमारी पैदावार भी कम है। तो जदीद तरीके हम अपनाएंगे और उससे जब एक इनकलाब बरपा होगा तो आप देखेंगे उसमें भी एक रेवोल्यूशन आएगा। और एक बात जहन में और रखने वाली है, वो ये है कि मैंने बारहा आपके प्रोग्रामों में कहा है कि हम एक्सपोर्ट्स की तरफ अगर जाते हैं
تو معاف کیجیے گا پاکستان میں اس وقت روپی کمزور ترین ریجن میں کرنسی ہے، مگر اس کے باوجود ہم ایکسپورٹس اپنی بڑھا نہیں پا رہے ہیں. حالانکہ جب کرنسی کمزور ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کے عوض $1 کے عوض زیادہ روپے ملتے ہیں، تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے نیچرلی، مگر ہم نہیں بڑھا پاتے اس لیے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اسی حساب سے بڑھ رہی ہے اور ہم اس کا بینیفٹ نہیں لے پا رہے ہیں. تو اس میں ہم ہمیشہ فوکس اس بات پر کرنا چاہیے کہ وہ چیز جو را کی صورت میں ہم اگر اپنے ہی کنٹری میں پروڈیوس کریں، پیدا کریں اور اس کو ویلیو ایڈ کریں اور اس کو پروسیس کریں یہاں پہ اور اس کے بعد ایکسپورٹ کریں، تو ہم شاید دنیا میں کمپٹیٹیو ہو جائیں گے اور ہمارے سامنے کوئی مقابلے پر رہ نہیں سکتا. اس سے ہم جو ہے زیادہ ڈالر بہتر کما سکیں گے اور زیادہ ڈالر ہم ارن کر سکیں گے. تو اس میں جیسے لائیو اسٹاک کی میں بات کر رہا تھا، اگر ہم بھیڑ بکریاں پالتے ہیں تو اس سے ہم وول ایک ہمیں ایڈیشنل ہمیں ایک بینیفٹ اس کا ملتا ہے. ہمیں میٹ اور بیف ملتا ہے وہاں سے، جس سے ہم گلف میں، آپ کو پتہ ہے کہ گلف میں سب سے زیادہ جو ویلیو ہے وہ پاکستانی بیف اور میٹ کی ہے. اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. انڈیا کی بیف کی اور میٹ کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان کی ہے. وہ زیادہ قیمت، یعنی اگر وہ 20 ریال کلو ہے تو آپ کا 25 ریال کلو میں جو ہے وہ وہاں پہ بکتا ہے پاکستانی. تو یہ صورتحال ہے. جب آپ یہ کریں گے یہاں پہ اور اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں ایٹ لیسٹ جو امیڈیٹلی آپ کو رسپانس دیں گی. آپ کو فوری سولوشنز بھی چاہیے اور لانگ ٹرم پلاننگ بھی آپ کو کرنی ہے اور اس کے حساب سے بھی چاہیے. جو ایک معاشی بحران ہے اس سے فوری طور پہ بھی آپ کو نکلنا ہے، لوگوں کو ریلیف دینا ہے، مہنگائی میں بھی کمی کرنی ہے آپ نے، اور ایک لانگ ٹرم پلان بھی کرنا ہے جس سے آپ ایک ترقی پذیر ملک سے نکل کے ایک ترقی یافتہ ملک کے صف میں آپ کو شامل ہونا ہے. ویری ڈیٹیل کامنٹ آپ نے دیا ہے. میں افروز صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. افروز صاحب، ایک تو پہلے میں چاہتی ہوں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ایک پورا جو ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر آپ ایک ڈیٹیل کامنٹ کریں. اور دوسرا جو سعید شفیق صاحب نے کچھ ifs اینڈ بٹس ریز کیے ہیں جس میں ریجن کے اندر کمپیٹیٹیونیس کے اوپر کوشچن ریز ہوتے ہیں، تو وہ کتنا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ویلڈ ہے؟ دیکھیں، ایز فار ایز اسٹاک مارکیٹ از کنسرن، تو آپ کو یاد ہوگا 2017 میں ہمارا انڈیکس 53,000 کراس کیا تھا، اور اس کے بعد مسلسل جو ہے وہ دوبارہ 53,000 پہ نہیں آیا. یہ 53,000 میں دوبارہ اسی سال آیا جو فسکل ایئر جولائی سے جو شروع ہوا ہے، اور آج 70,000 ہے. حالانکہ 7 سال میں کمپنی کے پروفٹس ڈبل ہو گئے، بیکاز اکانومی بڑھ رہی ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، پروڈکشن بڑھ رہا ہے. تو وہ یعنی آپ یہ سوچیں کہ 53,000 میں پرائس ارننگس ملٹیپل، اسٹاک مارکیٹ کو دنیا بھر میں پرائس ارننگس ملٹیپل سے میجر کیا جاتا ہے، تو وہ 12 کی پی پہ تھا. ہسٹوریکلی 8 اور 10 کی پی پہ رہا ہے پرائس ارننگس ملٹیپل. تھوڑا سا میں آپ سمجھا دوں فار دا لیمنز لینگویج سمجھنے کے لیے کہ پرائس ارننگس ملٹیپل ہوتا کیا ہے. ایک چیز آپ 100 روپے کے لیتے ہیں، لیٹس ایک دکان آپ 100 روپے کے لیتے ہیں، وہ 10 روپیہ کما کے دے رہا ہے. آج وہی دکان، تو وہ پرائس ارننگس ملٹیپل 10 ہو گیا، 100 کا 10 سے ڈیوائڈ کریں گے. وہی دکان آج 25 روپے کا آپ کو کما کے دے رہا ہے، تو 100 کو 25 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 4 کا پی آئے گا. لیکن پرائس انکریز نہیں ہوئی ہے. 2017 کے مقابلے میں ابھی بھی بہت سارے اسٹاکس کی پرائس انکریز نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرائس ارننگس ملٹیپل 4 جو ہے اٹ از لویسٹ ان دی ہسٹری. جب ریجن میں بھی سب سے کم ہے جی KC 100 انڈیکس جب شروع ہوا 1000 سے 1991 میں 70,000 ہے، لیکن یہ 4 کی پی میں صرف 2008 میں سب پرائم مارگیج کرائسس کے دور میں رہا، اور ایک 1998 میں ایک ایشین اسٹاک کرائسس تھی وچ اوریجنیٹڈ فرام بامبے. تو یعنی دس از اگین، یا اس سے پہلے انڈیکس نہیں تھا لیکن 65 وار یا 71 وار میں ہم نے مارکیٹ کو دیکھیں گے. تو مارکیٹ از اسٹل چیپسٹ مارکیٹ. پاکستان سے میں کمپیئر کروں 76 ایئرز ہسٹری اور پاکستان از اسٹل چیپسٹ ان دا مارکیٹ. یعنی 53,000 زیادہ تھا یا 70,000 زیادہ تھا؟ 53,000 زیادہ تھا، 70,000 کم ہے، کیونکہ پی سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں. 4 کی پی اس وقت 53,000 کے اندر آپ کا کہنا ہے کہ 12 کی پی پہ تھے یا 11.5 پہ، اور ابھی ہم جسٹ 4 اور 4.5 یا 3.5 ایسے ہی چل رہا ہے نا ڈیلی. بالکل، یعنی ہم 67% ابھی بھی ڈسکاؤنٹ پہ. آپ دوسرے کنٹری سے کمپیئر کریں، میں تو پاکستان سے کمپیئر کیا کہ 18 سپٹمبر واز دا فرسٹ ڈے آف اسٹاک ایکسچینج 1947، 1 مہینہ اور 4 دن بعد جب ہم پاکستان، تو اس کے پاکستان سے کمپیئر. لیکن آپ انڈیا کی، ہماری مارکیٹ 4 پہ ہے، انڈیا کی مارکیٹ 25 کی پی پہ ہے.
डाउ जोन्स 40 की पी पे, हम नहीं कहते हमारी मार्केट 25 की पी पे जाए या 40 की पी पे जाए, इवेंचुअली जाना चाहिए, उनसे आगे जाना चाहिए लेकिन हमें, at least we are लेकिन expecting कि हमें 10 पे तो चले जाए, एग्जैक्टली हमारी जो हाई पे एवरेज, हिस्टोरिकली एवरेज हमारा 8 to 10 पे रहा है, यानी 8 की पी मींस कि आज 4 की पी 70,000 है, तो 8 की पी पे 1,40,000, फंडामेंटल बेसिस पे ये मार्केट में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, नॉन फंडामेंटल की वजह से हमारी मार्केट शिकार रही है और नीचे गई है या Because of ऊपर some नहीं। circumstances जी, आप समझते हैं जी। दिस इज द रीजन के जो हमारे फॉरेनर्स रहे वो नेट सेलर रहे 2017 के बाद, वो जो एक पिकअप था या जो एक रिदम था वो जी, टूट गया, जिसका एक इम्पैक्ट आप समझते हैं, जी, राइट? बिल्कुल। चलिए मैं सईद साहब से पूछती हूँ। सईद साहब, ऑलरेडी जो आपने डिटेल बताई कि रीजन के अंदर थोड़ी सी कंपेटिटिवनेस की जो एक लैक दिखाई देता है, तो आप नहीं समझते ये कॉस्ट को कैसे पैरेलल किया जाए या कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे बेटर की जाए? क्योंकि ऑलरेडी हम देखें, हमारे पास कोई चीज़ महंगी आएगी तो हम उसे फ्री में तो नहीं दे सकते। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना इज़ द सोल्यूशन, लेकिन हमारे पास कोई रीजंस तो होंगे जिसको हम अडॉप्ट करें, या कोई ऐसे हमारे पास सोर्सेज तो होंगे जिनको अडॉप्ट करें तो ये हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो सकती हो। देखिए, इस वक्त तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है या प्रेजेंट सिचुएशन इस वक्त सामने है वो कोई अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिहाज से। अगर हम अपने मामलात को ठीक भी कर ले तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, नहीं, अब क्या एक- अच्छी एक नहीं है, मिनट, नहीं, एफबीआर काम मेरी करने लगा अरे है। बात तो सुन लेना पूरी। मैं जो बात कर रहा हूँ, हम अपने जो इख्तियार में है जो चीज़, उसको तो हम चले हम कंट्रोल करके या सीधा करने की बात कर लेंगे, मगर अगर गल्फ में अगर कोई मामलात होते हैं सामने, तो आपका जो एक चैनल है, जो एक रूट है आपका एक्सपोर्ट्स का, तो उसमें जो शिप की मूवमेंट्स है, जो कार्गो है आपका जा रहा है, उसमें फ्रेट कॉस्ट आपकी एकदम 4 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि रिस्क का एलिमेंट बढ़ जाता है उसमें। शिपिंग कंपनी कहती है कि जी हम इसका जो है वो रिस्क का फैक्टर जो है इसमें इंक्लूड करेंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आपकी। तो जो फ्रेट कॉस्ट एक कंटेनर की अगर $400 $500 थी, वो $2,000 और $2,500 पे चली गई। तो आपने या आपके बायर ने वो $2,500 तो अपनी जेब से पे करने हैं ना, आप उस कॉस्ट में तो ऐड करेंगे। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब चाहे ये आपका अरबियन सी में हो इस वक्त जो मसला चल रहा है, या आपका रेड सी के अंदर प्रॉब्लम हो रहा हमेशा हो, तो नहीं होता ना, ये तो एक टाइम बीइंग होता है। खुदा करे कि ये जल्दी निपटे, क्योंकि ये जो होसी थे ये अटैक्स कर रहे हैं वहाँ पे, तो एक रिस्क का फैक्टर तो है, बहरहाल अपनी जगह पे है, तो ये जल्दी निपट जाए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात, सबसे पहले जो चीज़ें हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। आपने, मैं 12 आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, एक दफ़ा फिर कह देता हूँ, हाँ, हम कुछ चीज़ों को पॉजिटिव जो हमें लेना चाहिए, अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, तो हम उसको नेगेटिव नहीं लें, हम उसको पॉजिटिव लें। बारिश कल भी कराची में हुई और रिकॉर्ड टूटा है कराची में। अप्रैल में कभी 4 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं हुई, 21 मिलीमीटर बारिश हुई है कराची में। कराची में 21 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये रिकॉर्ड हुआ है। जब ये रिकॉर्ड है, इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट में चेंज और क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। बलूचिस्तान में मैंने आपको कहा कि 10-10 साल बारिशें नहीं होती थी सीजन में, मॉनसून के सीजन में बारिशें नहीं होती थी, डेजर्ट था। आज मैंने देखा है टीवी में वो जो उसकी वीडियो क्लिप्स चल रही हैं, वहाँ सैलाब आए हुए हैं, पानी इतना है कि आपको उनको वो आप अरबों डॉलर्स आप बहाने पर मजबूर हैं, वो अरबों डॉलर्स हैं, आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो आप समंदर में बहा रहे हैं। आपको फ़ौरन ये चाहिए कि आप उस पानी को स्टोर करने की कोशिश करें। वो पानी अगर आपका स्टोर हो जाता है, करोड़ों एकड़ लैंड आपके पास जो वहाँ ज़ाया हो रही है पड़ी है, आप उसको कल्टिवेट कर सकते हैं। वहाँ से आप वो चीज़ें जो आप गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप गंदम के एक्सपोर्टर बन जाएंगे, आपकी फार्मिंग शुरू हो जाएगी वहाँ पे, आपका लाइव स्टॉक शुरू हो जाएगा वहाँ के ऊपर। ये सब चीज़ें जब आप करने की कोशिश करेंगे, और इसका बेनिफिट, ये इसको नेगेटिव मत लें, इसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करें। जब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आपके ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आपके बहुत सारी चीज़ें नई जो एग्रीकल्चर के हवाले से वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। ऑलिव आपके यहाँ प्रोड्यूस हो सकता है, चाय आप पैदा कर सकते हैं अपने यहाँ। वो अच्छा, आप अगर अपनी अखराजात में कमी कर लें, वो चीज़ें जो आप इंपोर्ट करते रहे इंपोर्ट ना करें, अपने प्रोड्यूस कर लें, तो आपका बिल कम होगा, तो इधर से ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा उसका। तो आप और ये कि ऑल्टरनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा एक इफेक्ट कर सकती है। अगर ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएं आप, ना कि आप अपने वही पावर जनरेशन की तरफ जाते हैं। देखिए, मैंने एक दफ़ा देखा था ब्राज़ील के अंदर, उन्होंने जो फ्यूल अपना कर रहे थे वो एथेनॉल से गाड़ियाँ, और पेट्रोल की जगह वो एथेनॉल को इस्तेमाल कर रहे थे, या मिक्सिंग करके इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में एथेनॉल की बहुत ज़्यादा मकदार मौजूद है। एथेनॉल एक बाय प्रोडक्ट है गन्ने की। जब शुगर मिलों में जाता है तो उससे जो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, उससे एथेनॉल भी निकलता है। ऐसे ही है ना मर्चेंट साहब? तो जब इससे आप एनर्जी के तौर पर इसको इस्तेमाल करें,
तो आप इसको कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने अभी कंडीशन लगा दी है कि 8 साल बाद 10 साल बाद जो है ना वो पेट्रोल पर गाड़ी चलने नहीं देंगे। अच्छा, गाड़ी की environment बात वजह हो रही से। है तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं, अब वो एक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ रहे हैं। तो मैं ईवी कार्स के हवाले से ही पूछूंगी। मैं अफरोज साहब से पूछना चाहूँगी। अफरोज साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप ये कमेंट कीजिए कि रीजन में कम्पिटिटिवनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सईद साहब ने बहुत अच्छी राय दी और बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, बट देयर इज़ देयर इज़ अ नीड ऑफ समथिंग एल्स, क्या और भी चीज़ें सामने आनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो ईवी कार्स के हवाले से बात कर रहे हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान में कब तक मुमकिन है कि ईवी कार्स के ऊपर लोग चले जाएं? देखिए, जो अभी हमारे इनकम्बेंट फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब जी। वो अभी स्टॉक एक्सचेंज में भी एक सेरेमनी थी, उसमें वो चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अभी हमें लोन यानी स्ट्रैटेजी अब हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम लोन टू इन्वेस्टमेंट। लोन लेने से क्या होता है कि हमें तकलीफ होती लोन को रीपे करने के लिए, हमें तकलीफ होती लोन पे जो इंटरेस्ट पे करने के लिए। Exactly. तो अभी देखें जो सऊदी अरेबिया का जो डेलीगेशन आ रहा है, इट इज लेड बाय फॉरेन मिनिस्टर। अब देखिए सऊदी अरेबिया हैज बिकम अ वेरी बिग इकोनॉमी। सिर्फ 3 करोड़ की आबादी है, हमारी 25 करोड़ की है। आज उनके पास $800 बिलियन के रिजर्व्स है और उनका जो इन्वेस्टमेंट फंड है इट इज ओवर $1 ट्रिलियन। Exactly. तो आप कंपेयर कर सकते हैं हमारे $8 बिलियन के रिजर्व से 100 गुना उनके। तो उनके पास इतना पैसा है कि 80 to 100 बिलियन डॉलर तो सिर्फ इंडिया में हर साल वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो एक बहुत खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ SIFC विल प्ले अ बिग रोल। और हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कई दफ़ा सऊदी गवर्नमेंट से मिले भी है और मैं समझता हूँ ये कंबाइंड एफर्ट्स है गवर्नमेंट का। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक मीटिंग हुई है MBS से किंग मोहम्मद बिन सलमान साहब से, एग्जैक्टली तो जो वो अभी बड़ी एक रिसेंटली अच्छी अभी उम्रा उम्रा के मौके पे हुई उम्रा है। के मौके पर तो इतने और इसके रिजल्ट आप बहुत इतने शॉर्ट इन टाइम में देख रहे हैं। Exactly. यानी साइमल्टेनियसली 2 चीजें हो रही है। मोहम्मद औरंगजेब इज नाउ इन वॉशिंगटन और वो IMF attend the वर्ल्ड बैंक IMF से कर रहे conference, हैं yeah. और यहाँ फॉरेन मिनिस्टर इसाक दार जो है वो सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे। और तो ये मैं समझता हूँ बहुत स्पीड से चीज़ें हो रही है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये पिछले 7 साल में ये चीज़ नज़र नहीं आई जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो एक इकोनॉमिक इमरजेंसी काइंड ऑफ चीजें हो रही हैं, आप समझ रहे हैं कि PI भी अभी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हो रही थी, ये कितना ज्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और कब तक ये एक्सपेक्टेड है? यानी ये तो आप समझे दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। आज PI के प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का भी ऐड दिया है डॉन के न्यूज़पेपर में, आप देखें। यानी इन्होंने इनवाइट किया है फॉरेनर्स को और लोकल्स को जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें। 51% to 100% शेयर होल्डिंग PI को इन्होंने 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक PI होल्डिंग कंपनी और PI कोर कंपनी। PI कोर कंपनी में कोर एसेट्स है, यानी एयरलाइन जो है एयरलाइन को ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं और ये इट इज अ फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ PI होल्डिंग कंपनी। Okay. वो सब्सिडरी 51% to 100% शेयर्स अगर आज के अपडाउन में देखें वो उन्होंने बिड्स इनवाइट किए हैं और मई की फर्स्ट वीक में ये डेडलाइन है। तो इसमें मैं समझता हूँ इंटरिम गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया था। कंसल्टेंट्स अपॉइंट कर दिए थे, अर्नस्ट एंड यंग जो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कंसल्टेंट्स है। और अब ये गवर्नमेंट को और स्पीड से आगे बढ़ा रही है। तो ये तो बहुत ही वो एक खुशाइन बात है। मैंडेट भी होता है ना, जो 5 साल का मैंडेट होता है किसी बिल्कुल। इलेक्टोरल गवर्नमेंट के हाथ में, तो वही आगे फिर बढ़ा सबसे सकते हैं। बड़ा मैं समझता हूँ क्योंकि ये एक समहाउ वो 100 अरब से ज़्यादा साल का लॉस हो रहा था। यानी ये अगर PI प्राइवेटाइज होता है तो हमें बाकी 87 लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ हमारा 2000 अरब से ज़्यादा हर साल टैक्स पेयर के पैसे जा रहे हैं। आप 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं, उनको स्कूल में भेज सकते हैं। तो ये एक काम शुरू हो गया है और मुझे बड़ी खुशी कि सबसे बड़े इदारे को इन्होंने सबसे पहले लिया है। सबसे ज्यादा एक बिग एलिफेंट था, सबसे पहले बिल्कुल। उसी को लगाम जी। डालनी है। मैं सईद साहब से पूछूंगी, सईद साहब प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हुआ है, 87 SOEs हैं जो बिलीड कर रहे हैं और 87 SOEs में से फाइनली एक आपके पास जो है वो स्टेट ऑन इंटरप्राइज को जो एक हम कह सकते हैं ना प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है और भी फर्दर पाइपलाइन में मौजूद होंगे। तो आपको क्या लगता है, एक तो ये प्राइवेटाइजेशन का अमल और दूसरा ये कि जो एक पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशनशिप की बात हो रही है और जो डेलीगेशन सऊदी अरब से आ रहा है पाकिस्तान, SIFC के अंदर
पोटेंशियल नो डाउट हम पिछले 6 मंथ 7 मंथ जब से इसका क़याम हुआ है, जब से बात कर रहे हैं, एक यही एपेक्स बॉडी है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एक बॉडी दिखाई देती है, तो इसका क्या आउटकम दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, यकीनन मर्चेंट साहब ने भी कहा, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके इंशाल्लाह ताला बहुत पॉजिटिव नताइज जो है वो मिलेंगे। बात सारी वही आ गई जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे गुफ्तगू में की थी कि जो नताइज आएंगे इसके, आप अखराजात, आप देखें कि अगर आप आमदनी नहीं बढ़ा सकते तो आप अखराजात कम करके मामला को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। 200 बिलियन हर साल का आपका जो जा रहा है, तो आप उसको अगर इसमें से ये निकालना शुरू कर दें, और इस पे IMF का भी प्रेशर था आपके ऊपर कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके लॉस में हैं और वो आपको बोझ बनी हुई है आपके ऊपर, उनको आप फारिग करें, निकालें यहाँ से। कब तक आप ये लेके पालेंगे इनको, कब तक ख़त्म करेंगे? ये आज तक आप स्टील मिल की जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरीज आप पे कर रहे हैं, तो आखिर कब तक करेंगे? ऐसा ही है ना, अभी तक चल रही है ना। 10 साल से बंद है। बंद है, स्टील मिल बंद पड़ा हुआ है, सामान उसके चोरी हो रहे हैं, निकल के जा रहे हैं। अब तो आप जाके देखें तो अब तो चलने के भी काबिल नहीं रहा, ऐसे स्क्रैप हो गया बिल्कुल कि वो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी आपकी वो ज़ाया हो गई। दिल दुखता है इन चीज़ों पे कि वो एक कौमी चीज़ थी, अब मेरा और आप सब, हम सभी मालिक थे उसके, जो समझ, हर पाकिस्तानी उसका मालिक था, पाकिस्तान की मिल्कियत थी वो, आज वो खंडरात में तब्दील हो गई। तो ये हमारी नेग्लिजेंस है ये कि तो अच्छी बात है ना कि प्राइवेटाइजेशन का अमल जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है निकले, क्योंकि गवर्नमेंट का काम इदारे चलाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट चलाना है। अगर आप अपने डोमेन से निकल के जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो आप बिजनेसेस करना प्राइवेट सेक्टर का काम है, प्राइवेट ताकि सेक्टर जॉब का काम क्रिएशन है, हो। और जॉब देना भी गवर्नमेंट का काम नहीं है। आज तक हम हमेशा इस चीज़ पर बात करते हैं कि यार ओवर एम्प्लॉयमेंट की वजह से रेलवे बैठ गई, ओवर एम्प्लॉयमेंट की वजह से PIA बैठ गई। आज तक कभी हमने हिसाब लगाया कि सिंध गवर्नमेंट में अगर 25,000 एम्प्लॉयमेंट की जरूरत थी तो 2,50,000 आदमी वहाँ क्यों है? सर देखिए, नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मामलात एक क्वेश्चन में रेज कर रहा देखिए, हूँ, क्वेश्चन इसका कोई हिसाब किताब है, इसकी कोई बैलेंस शीट बनती है? आप सोल्यूशन के साथ बताएं सर। आप ये बताएं कि अब आने वाले दिनों में जो हो रहा है, तो लेट द पास्ट इन द पास्ट, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। आप नहीं रो सकते जो काम हो गया है, अब आप आगे उसे ठीक करने की बात ठीक तो कर करेंगे। सकते हैं। Exactly, ठीक करने की तो बात हो रही है। अगर ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई भी है, सियासी बुनियादों पर हमने भर्तियां की हुई हैं, तो जिस तरह मैं एक पाकिस्तानी हूँ, आप भी उसी तरह एक पाकिस्तानी हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं वो भी उसी टैक्स तरह के एक ऊपर क्या पाकिस्तानी हैं। समझते हैं जो IMF की तरफ से एक हम कह सकते हैं कि किस हमेशा से जोर दिया जाता है, हमेशा ये और कहा अब है, तो बिल्कुल एक कहते हैं ना, ना दहिंदान को वो मुझे तो मुझे सिम ब्लॉकेज मुझे की बात खुशी हो रही है है। कि हम जो जिस चीज़ पर आवाज़ लगाते थे और आपके आके बैठते थे कि टैक्स पेयर पर बोझ मत डालो, टैक्स नेट जो है उसको वसी करने की कोशिश करें आप, ताकि वो बोझ सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाके। आपने तो एक ही को पकड़ा और उसको पकड़ के आप मोड़ते रहे और निचोड़ते रहे, उसी में से निकालते रहे। तो मैं हमेशा ये कहता था आपके आके कि आप टैक्स नेट को वसी करें, क्योंकि आप पैरेलल चलते थे। टैक्स पेयर के लिए ये रेट है, नॉन फाइलर के लिए ये रेट है। अरे भाई, दो पैरेलल क्यों चला रहे हो यार? आप बंद कर दो। नहीं होना तो चाहिए। आप नॉन फाइलर नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए आपके यहाँ। जब आप आमदनी है आपकी, एक दुबई की एक पॉलिसी है, वो क्या है, वो कहते हैं ट्रेड लाइसेंस लो, बगैर ट्रेड लाइसेंस पान का खोखा भी नहीं चल सकता उनके यहाँ। तो आप भी एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा दें कि बगैर ट्रेड लाइसेंस के आप कोई दुकान खोल ही नहीं सकते, आप कोई कारोबार चला ही नहीं सकते। हर चीज में आपको अपने ट्रेड लाइसेंस का नंबर डालना पड़ेगा, हर करस्पॉन्डेंस में आपको वो नंबर डालना पड़ेगा। जिस तरह आप अपना शनाख्ती कार्ड निकालते हैं और दिखाते हैं, इस तरह आप ये भी करें, तो आपका ये जब नंबर होगा। लेकिन एटलीस्ट बिजनेसेस को इनकरेज करना चाहिए, चाहे वो छोटे बिजनेसेस हो या बड़े बिजनेसेस हो। जितना ज़्यादा एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर की तरफ हम प्रमोट करेंगे अपने यंगस्टर्स को, उतना ही पाकिस्तान खुद मुख्तार होगा। मैं अफरोज साहब से पूछूंगी, अफरोज साहब, एक तरफ हम चाहते हैं कि टैक्स लोग दें, एक तरफ हम चाहते हैं बिजनेसेस भी फ्लरिश करें, एक तरफ हम ये चाहते हैं कि जॉब क्रिएशन नहीं, आपके जहन में अगर ये है कि टैक्स देने से बिजनेस नहीं चलेगा, तो इस चीज को निकाल दीजिए। नहीं, ये नहीं है, बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन इट इज ऑल अबाउट कि आप टैक्स भी दें। देखें, कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना, ये भी तो आप देखें, कमाई भी तो जरूरी है। प्लीज इसके ऊपर कमेंट करें। नहीं, देखिए इसमें बहुत सारे जो सेक्टर्स है, अब फॉर एग्जांपल सैलरीड क्लास है। अब सैलरीड क्लास को तो टैक्स कटने के बाद सैलरी मिलती है, तो दिस इज परहैप्स द मोस्ट टैक्स कंप्लायंट क्लास, और मैक्सिमम टैक्स रेट 37.5% तक इनको देना होता है। तो सिमिलरली आई थिंक कि जहाँ टैक्स एट सोर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल रिटेलर्स, अब रिटेलर्स में जो है पहले भी हमारे जो FBI के चेयरमैन थे शब्बाज ज़ैदी भी आपके प्रोग्राम में आए, उन्होंने भी कई दफ़ा कहा है, अब लाहौर में मार्केट से दिन में 1-1 लाख का भी सेल होता है, और पूरा यानी 30 लाख महीने का और 3 करोड़ 60 लाख साल का सेल होता है, और 1 रुपया टैक्स नहीं दे रहे। तो ये रिटेलर्स पे अब जो गवर्नमेंट ने डेडलाइन भी दी है 30 अप्रैल तक हर एक को रजिस्ट्रेशन करना होगा। आई होप कि इसमें कामयाबी, पहले भी कोशिश की गई है लेकिन कामयाबी नहीं भी है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो है
ایک IMF کی کنڈیشنلٹی بھی ہے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر بھی ہے کہ بھئی جو طبقے ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو یہ بڑا اچھا انہوں نے ریٹیلرز اس لائک اوور اے ملین اسٹیبلشمنٹس 10 لاکھ سے اوپر دکانیں چھوٹی موٹی دکانیں ملا کے 10 لاکھ اس وقت ٹیکس نیٹ سے باہر یا اس میں سے دیتے ہوں گے لیکن بہت کم میجورٹی جو ہے وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. رائٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی IMF کی طرف سے ایک اقدام بتایا گیا ہے یہ بہت زیادہ خوشائن ہے. بالکل رائٹ. میں سعید صاحب سے پوچھوں گی. سعید صاحب ایک طرف ہمیں اچھی بات ہے ٹیکس, پھر میں وہی بولوں گی یہ ٹیکس دینا چاہیے اور ہر انڈیویجول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس فائل بھی کریں. ٹیکس فائل کا سسٹم بھی آسان ہونا چاہیے اور تاکہ تمام لوگ جو ہے وہ ٹیکس دے سکیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں صرف ریٹیلرز کی بات ہو رہی ہے, بہت سارے سپر اسٹورز والے ایسے ہیں کہ وہ تو اب بالکل پراپر ٹیکس فائلنگ کا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ ٹیکس ہے, یا آپ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جائیں تو آپ کو ٹیکس الگ سے نظر آتا ہے. تو کہاں کمی آپ کو زیادہ دکھائی دیتی ہے؟ کیا جو انڈیویجولی جو ڈاکٹرز, لائرز یا اس ٹائپ کے جو کیش پہ ڈیل ہوتے ہیں ان کی طرف آپ کا اشارہ ہے, یا اشارہ جو ہے وہ صرف ریٹیلرز, دکانداروں کی طرف ہے؟ یعنی اسمال ٹریڈ میں جو لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں. دیکھیں میں نے یہ بھی کہا ہے آپ کے پروگرام میں آگے کہ وہ قانون جسے پڑھنے کے لیے آپ کو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنی پڑیں, آپ وہ ایک عام آدمی کو لے جا کے اس کو سمجھا کے اور وہ ٹیکس نہیں دے سکتے. تو آپ اس کو سہل اور آسان اتنا بنائیں کہ ایک آدمی 2-4 جس طرح کر کے اپنا حساب کرتا ہے, اسی طرح وہ ٹیکس کا حساب کر کے اور ٹیکس جمع کرا دے, سہل اور آسان کر دیں. سم بلاک ہونے کا جو ایک ابھی دیا جا رہا ہے تھوڑا سا, میرے خیال ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں آپ کے نام کی سم نکلوا کے اس سے چلا لوں گا کام اپنا. نہیں, یہ تو ہوتا ہے جو سالوں سے استعمال کر رہا ہے ایک انسان اپنا فون, تو وہ تو ہر چیز کا آلٹرنیٹ موجود ہے یہاں پہ. وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کوئی اس سے کیوں میری نظر میں کوئی فرق نہیں مشکل نہیں پڑے گا. ہوگی کیا آپ کا یا میرا, اگر ویسے تو ہم ٹیکس فائلر ہیں. 5 لاکھ یعنی جنہوں نے ٹیکس فائل نہیں کیا ہے اور یا ٹیکس اگر انہوں نے انکم ٹیکس ریٹرن ہی فائل نہیں کیا ہے تو ان کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا یعنی یہ دیکھیں IMF میں آپ کو کلیئر کر دوں, IMF وہ کہتا ہے ٹیکس نیٹ بڑا ہے. وہ یہ نہیں کہتا بھائی ریٹیلر یو کے اسپیسیفک پہ نہیں جائیں گے, لیکن وہ کہتا ہے بھائی 9% ٹو GDP ہے ٹیکس ریشو, 9% ٹو GDP ہے. ایک زمانے میں 15% ٹو GDP تھا 15 سال پہلے, یعنی وہ انکریز ہونا چاہیے. انڈیا کا 17% ہے, یعنی ون آف دا لویسٹ ہے. 9% ٹو GDP یعنی 100 روپیہ کما رہے ہیں اس میں ہم 9 روپیہ صرف ٹیکس دے رہے سوال ہیں. کرنے کے اوپر آئیں تو بہت جلدی سوال ہوتا ہے کہ اگر ایک روڈ اگر ایک دن کے لیے بھی ٹوٹ گیا تو یہاں پر شور مچنا شروع ہو جاتا ہے, ویڈیوز بننا شروع میں ہو آپ کو جاتی ہیں. بتاؤں 40-50 years ago I was in India long time back, اور اس زمانے میں جو چیز وہاں ہوتی تھی آج بھی شاید ہمارے یہاں نہیں ہوتے ہیں, کہ جہاں ان کو شک ہوتا تھا بیا کو ٹیکس مین کو کہ بھائی ٹیکس کہیں چوری ہو رہی ہے, وہ ایٹ دا سیم ٹائم بزنس میں اور گھروں میں دونوں میں ریٹ کرتے تھے. جو نہیں ہوا وہ اب ہونا چاہیے, اب ہونا چاہیے اور ہوگا, اور ہوگا جو نظر آ رہا ہے, کمٹمنٹ نظر آ رہا ہے. دیکھیں میں اس میں ایک چیز اور پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ تو ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر وہ بات یہ ہے کہ میں اپنے پیسے کا ایک پراپر یوٹیلائزیشن بھی چاہتا ہوں. یہ بھی تو چاہتے ہیں نا لوگوں کو رائٹس یاد ہیں, اپنی رسپانسبلٹیز نہیں یاد. نتاشا ایک منٹ نا, مجھے اپنے پیسے کا صحیح استعمال نظر آئے گا تو میں خوشی جو ہے نا وہ دینے کی کوشش کروں گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنے گھر کی سڑک پہ آتا ہوں تو راستے میں کھڈے ہیں, اور وہ کھڈے اتنے پرانے ہو گئے کہ مجھے یاد ہو گیا ابھی کھڈا آنے والا ہے, مجھے گاڑی دائیں سے نکالنی ہے اور بائیں